हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज रिटन बाय आर्थर मिलर। आर्थर मिलर एक अमेरिकन प्लेराइट, एसेइस्ट और स्क्रीन राइटर थे। 20th सेंचुरी अमेरिकन थिएटर में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर माने जाते थे। इन्होंने कई सारे पॉपुलर प्लेज लिखे हैं, जिनमें से है ऑल माई सन्स, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, द क्रूशिएबल, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज और द मिसफिट्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, जिसे पब्लिश किया गया था 1955 में। इसे लिखा गया है 2 एक्ट्स में। इसका थीम जो है वो है लव, डिज़ायर, ऑब्सेशन, इमिग्रेशन एंड द अमेरिकन ड्रीम, सेल्फ डिनायल और भी कई सारी थीम्स हमें इसमें देखने को मिलती है। इस प्ले का सेटिंग जो है वो 1950s का टाइम है और न्यूयॉर्क सिटी है अमेरिका में की। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मिलते हैं इस प्ले के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर से। एडी कार्बन ये इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है, सेंट्रल कैरेक्टर है। मिडिल एज्ड मैन है, वर्किंग क्लास को बिलोंग करने वाला बंदा है। ये एक लॉन्ग शोर मैन है जो कि रेड हुक नाम के एरिया में रहता है, जो कि स्लम एरिया है ब्रुकलिन में, अपनी वाइफ के साथ में, जिसका नाम है बिएट्रिस, और उसकी एक नीस है, भतीजी है, जिसका नाम है कैथरीन। अब बिएट्रिस जो है वो एडी की वाइफ है और वो एक मिजरेबल लाइफ जी रही क्योंकि उसका हस्बैंड उसे ठीक से ट्रीट नहीं करता है। कैथरीन ये महज 17 साल की लड़की है और वो अपने अंकल और आंटी के साथ में रहती है। दिखने में ये बहुत ही प्रिटी है, स्वीट है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। शी इज़ अ लिटिल नेव काइंड ऑफ पर्सन। ओलिफेरी ये एक लॉयर है, रेड हुक एरिया में, उसी एरिया में रहता है जहाँ पर ये एडी कार्बन रहता है, और वो इस प्ले का नैरेटर है। इटालियन अमेरिकन ये लॉयर है। इसकी उम्र लगभग 50 साल है और इसे वर्किंग क्लास लोगों से खासी सिंपथी है। मार्को ये बिएट्रिस का कज़न है और इसकी शादी हो चुकी है, इसके 3 बच्चे हैं और इसकी वाइफ भी है जो इटली में रहते हैं। वो अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाना चाहता है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कतें उसे होती है, इसलिए वो अमेरिका आता है। रोडोल्फो ये मार्को का छोटा भाई है, सिंगल है। इसे इसे सिटीजनशिप चाहिए होती है अमेरिका की, क्योंकि वो परमानेंटली सेटल होना चाहता है अमेरिका में। ये खाना बना सकता है, गाना भी गाता है, इसे स्टिचिंग भी करना आता है, मतलब कपड़े सिलना भी आता है, और ये काफ़ी दिखने में भी अच्छा होता है। और इसके बाल जो है वो ब्राइट ब्लॉन्ड होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं। और एडी जो है, मतलब इस प्ले का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो सोचता है कि रोडोल्फो जो है वो होमोसेक्सुअल है। ओके, तो ये हो गए इस प्ले के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। नाउ लेट्स बिगिन द समरी। प्ले की शुरुआत में हमें इस प्ले का नैरेटर ओलिफियरी, जो कि बाय प्रोफेशन एक लॉयर है, वो अपने ऑफिस में आता है और चेयर पर बैठता है और वहीं से वो इस प्ले की शुरुआत करता है। वो बताता है कि उसे वर्किंग क्लास लोगों से, उसके जो वर्किंग क्लास क्लाइंट्स है, उसे सिंपथी है। वो सोचता है और वो ये बताता है ऑडियंस को कि कई बार ऐसा होता है कि उसे लगता है कि जैसे वो एंशियंट रोम टाइम में हो, जहाँ पर वो अपने आप को पावरलेस फील करता है। कई केसेस ऐसे आती है उसके सामने कि वो अपने आप को हेल्पलेस फील करता है। इसी बीच में वो हमें इंट्रोड्यूस करवाता है एडी कार्बन से, और वो स्टेज से चला जाता है। अब एडी कार्बन जो है वो हमें स्टेज पर दिखाई देता है, जो कि बहुत ही स्टर्नली अपनी नीज से बात कर रहा होता है कैथरीन से। उसे फर्मली वो कहता है कि उसे अब समझना चाहिए कि उसने कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्योंकि लोग उसकी तरफ आदमी लोग जो है वो उसकी तरफ घूरते रहते हैं, तो शी शुड बी केयरफुल। अब कैथरीन को ये बातें बड़ी कंफ्यूज कर देती है, लेकिन अपने अंकल का रिस्पेक्ट करने के लिए वो हाँ हाँ कह देती है। इसके बाद में एडी जो है वो अपनी वाइफ बिएट्रिस से कहता है कि उसके जो कज़न है मार्को और रोडाल्फो, वो इटली से अमेरिका आ चुके हैं और वो आज रात जो है वो हमारे घर आने वाले हैं टू स्टे एट द अपार्टमेंट। अब कैथरीन जो है वो इसी बीच में अपने अंकल एडी को बताती है कि उसे एक जॉब मिल गया है एज ए स्टेनोग्राफर एक प्लम्बिंग कंपनी में। तो इस बात को सुनते ही एडी जो है उस जॉब के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि इसकी वजह से, जॉब करने की वजह से उसका स्कूलिंग जो है वो इफ़ेक्ट होगा, और वो जहाँ पर जॉब करने वाली है वो कंपनी अच्छे एरिया में नहीं है। आज की दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, दिस एंड दैट। लेकिन कई बातें बोलने के बाद में एडी जो है वो जॉब के लिए ओके कह देता है और उसे बेस्ट विशेष करता है।
बियाट्राइस जो है वो अपने हस्बैंड एडी के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रही होती है बहुत ही क्लोजली, और उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है जिस तरीके से वो कैथरीन को कंट्रोल करते रहता है या उसके हर मैटर में इंटरफियर करते रहता है। ये देखकर एडी जो है वो बियाट्रिस से पूछता है कि तुम इतना इरिटेटेड क्यों हो, तो बियाट्रिस कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। खैर कुछ देर बाद में मार्को और रोडोल्फो आते हैं, और मार्को जो है वो बताता है कि उसके 3 बच्चे हैं इटली में, उसकी वाइफ है सिसिली में, तो उनके लिए वो पैसा कमाना चाहता है अमेरिका में, क्योंकि इटली में इतने ऑप्शंस, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और वो पैसा कमाकर इटली भेजेगा ताकि उसके बच्चे जो है वो ठीक से खा पी कर पल बढ़ सके। रोडोल्फो जो है वो अमेरिका का सिटीज़न बनना चाहता है, उसे परमानेंट पासपोर्ट चाहिए होता है, और वो सोचता है कि वो यहाँ पर कमाई कर कर एक मोटरसाइकिल भी खरीदेगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, कैथरीन और रोडोल्फो जो वो एक दूसरे के करीब आते हैं, बहुत सारा वक्त वो साथ में गुजारने लगते हैं। ये देखकर एडी अनकंफर्टेबल फील करता है, और वो बात बात पर बियाट्रिस से, मतलब अपनी वाइफ से झगड़ा भी करता है। बियाट्रिस को जब ये समझता है कि वो कैथरीन की वजह से इतना इरिटेट हो रहा है, तो वो कहती है कि कैथरीन और रोडोल्फो अब बड़े हैं और वो एक दूसरे से अगर चाहे तो शादी कर सकते हैं। तो एडी जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, और वो कहता है कि आज के बाद में वो उसके साथ में बेडरूम शेयर नहीं करेगा। ये सुनने के बाद में बियाट्रिस को बहुत अजीब लगता है कि एडी उसका हस्बैंड है और वो उससे ऐसे बात क्यों कर रहा है। इसके बाद में एडी जो है वो कैथरीन से जाकर कहता है कि रोडोल्फो जो है वो तुमसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसे अमेरिका का परमानेंट सिटीजनशिप चाहिए है, अदरवाइज उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनने के बाद में कैथरीन को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद में एडी जो है वो हॉल में जब खड़ा होता है तो उसकी वाइफ बियाट्रिस उसके पास में आती है और कहती है कि तुम कैथरीन को उसके हाल पर छोड़ दो। इसके बाद में बियाट्रिस ऊपर जाती है अपस्टेयर्स पे, और कैथरीन के कमरे में जाकर उससे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे अंकल तुम्हें, तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे ट्रीट करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि तुम भी ऐसे पेश आओ या ऐसे बिहेव करो कि तुम बच्ची नहीं हो, मतलब तुम अपने आप को, तुम बड़ी हो चुकी हो, इस तरीके से बिहेव करो, इस तरीके से रहो, हर अपने मैटर में अपने अंकल को इंटरफियर ना करने दो, तो वो तुम्हें, तुम बड़ी हो चुके हो, इस तरीके से तुम्हें ट्रीट करेंगे। अब कैथरीन को एक्चुअली बहुत सरप्राइज हो जाती है, उसे नहीं समझ में आता है कि उसकी आंटी उसे ये सब क्यों कह रही है। वो डर भी जाती है लेकिन वो हाँ कहती है। इसके बाद में एडी जो है वो ओलिफियरी, मतलब वो लॉयर के पास में जाता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कैथरीन और रोडोल्फो की शादी हो, तो तुम कुछ भी करो लेकिन ये शादी को रोक दो। तो ओलिफियरी कहता है कि ये शादी को रोकना नामुमकिन है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है, बस एक ही रास्ता है कि अगर इमिग्रेशन ऑफिस में ये रिपोर्ट कर दिया जाए कि रोडोल्फो और मार्को इलीगली अमेरिका में आए हैं तो ही कुछ हो सकता है। तो एडी कहता है कि ठीक है, आई विल डू दैट। इसके बाद में एडी जो है वो बातों ही बातों में ओलिफियरी से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि रोडोल्फो जो है वो होमोसेक्सुअल है। ओलिफियरी कहता है कि इस बात से भी कुछ नहीं हो सकता है, वो होमोसेक्सुअल है, ये प्रूव होने से उन दोनों की शादी नहीं रोकी जा सकती। इसके बाद में एडी जो है वो अपने लॉयर से कहता है, ओलिफियरी से, कि उसने कैथरीन को पाल पोस कर बड़ा किया है, उसके लिए इतना सब कुछ किया है, और आज ये जो लड़का है रोडोल्फो वो उसको उससे छीन रहा है। ओलिफियरी जो है वो एडी के इमोशंस को, फीलिंग्स को भांप लेता है और एडी से कहता है कि वो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखे और कैथरीन को उसकी लाइफ में आगे बढ़ने दे। लेकिन एडी जो वो ऑफिस से बाहर तो निकल जाता है, लेकिन उसके दिमाग से वो बातें नहीं निकलती है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, ये ओलिफियरी समझ जाता है। अब ओलिफियरी जो है वो ऑडियंस से बात करता है, वो कहता है कि उसे पता है कि एंड में क्या होने वाला है, लेकिन वो अपने आप को पावरलेस फील करता है क्योंकि वो इस सारे मैटर में इंटरवीन नहीं कर सकता। एक दिन एडी जो है वो रोडोल्फो और कैथरीन को साथ में देख लेता है, जिसके बाद में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और गुस्से में ही वो अपनी नीस कैथरीन को किस कर लेता है। और उसके बाद में वहाँ पे रोडोल्फो एडी को बोलता है कि वो ऐसे बिहेव नहीं कर सकता है कैथरीन के साथ में, लेकिन वो रोडोल्फो को भी किस कर लेता है ये प्रूव करने के लिए कि रोडोल्फो होमोसेक्सुअल है। खैर एडी जो है इसके बाद में ओलिफियरी के पास में वापस जाता है, लेकिन ओलिफियरी से फिर से कहता है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता, दोनों शादी कर सकते हैं। इसके बाद में ओलिफियरी को डर लगता है कि एडी कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए वो खुद ही इमिग्रेशन ऑफिस में फ़ोन कर देता है और उन्हें बताता है कि
मार्को और रोडोल्फो जो वो इलीगल तरीके से अमेरिका में आए हुए हैं। इसके बाद में कैथरीन जो है वो, क्योंकि उसे डर लगता है कि पता नहीं कब रोडोल्फो को उठाकर पुलिस लेकर जाएगी, क्योंकि वो इलीगल तरीके से अमेरिका में आया, तो वो सोचती कि वो उससे शादी कर लेगी ताकि वो परमानेंट सिटीजन हो जाए अमेरिका का। तो कैथरीन जो है वो शादी करने वाली होती है। तो बियाट्रिस क्या करती है कि उसके हस्बैंड एडी को ये इन्फॉर्म करती है कि नेक्स्ट वीक कैथरीन जो है वो रोडोल्फो से शादी करने वाली, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो है वो आकर उसे उठा ना ले जाए। तो वो सोचती है कि जैसे ही कैथरीन और रोडोल्फो की शादी हो जाएगी तो वो एक पार्टी देगी। बियाट्रिस जैसे ही ये बात एडी को बताती है, एडी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और वो कहता है कि वो वॉक पर जा रहा है। इतने में वहाँ पे कैथरीन आती है और उसकी मुलाकात अपने अंकल एडी से हो जाती है। तब एडी उसे फिर से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो ये शादी ना करे, लेकिन इस बार कैथरीन ने अपना माइंड बना लिया होता है और ये एडी को समझ में आता है। कुछ समय बाद में वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर्स आते हैं और वो रोडोल्फो और मार्को को उठाकर लेकर जाते हैं। बियाट्रिस को ये समझ में आ जाता है कि सारा किया धरा उसके हस्बैंड का ही है। जब वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स उन दोनों भाइयों को लेकर जा रहे होते हैं तो कैथरीन काफ़ी ज़्यादा रोती है रोडोल्फो को पकड़कर, और वो कहती है कि वो यहाँ पे का परमानेंट सिटीज़न है और हम दोनों शादी करने वाले हैं। गुस्से में मार्को एडी के मुंह पर थूक देता है और उसे बहुत ज़्यादा श्राप देता है, गालियाँ देता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी कमाई बंद हो जाएगी अभी और उसके बच्चे जो है वो इटली में भूखे मरेंगे। और वो बोलता है कि उसकी वजह से उसके बच्चों की अब मौत हो जाएगी करके। एडी जो वो गुस्से में पागल हो जाता है, वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है मार्को की तरफ जब उसे इमिग्रेशन ऑफिसर्स लेकर जा रहे होते हैं। अब ऑल्फियरी जो है वो जाकर बाद में मार्को और रोडोल्फो दोनों कज़न से मिलता है, साथ में उसके कैथरीन भी होती है। और ऑल्फियरी जो है वो सजेस्ट करता है रोडोल्फो को कि अगर तुम चाहो तो कैथरीन से शादी कर सकते हो, तो तुम यहाँ पर परमानेंटली रह सकते हो अमेरिका में, लेकिन मार्को को अभी वापस इटली जाना पड़ेगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बेल करके दे सकता हूँ। लेकिन वो मार्को से एक प्रॉमिस मांगता है कि मैं तुम्हारी बेल करवा दूंगा, तुम्हें रिहा करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम एडी को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। अब मार्को को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है, क्योंकि वो जो कमाई का एक सोर्स उसके पास में शुरू हुआ था अमेरिका से ताकि उसके बच्चे खा सके इटली में, लेकिन वो एडी की वजह से बंद हो जाता है। तो मार्को बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में ही लेकिन प्रॉमिस कर देता है कि ठीक है मैं एडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद में कैथरीन और रोडोल्फो शादी करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। बेatrice जो है वो शादी में जाना चाहती है, लेकिन एडी जो है वो उसे मना कर देता है जाने से। अब इसी बीच में रोडोल्फो जो है वो घर आता है एडी से मिलने और कहता है कि मार्को यहाँ आने वाला है कुछ टाइम के लिए, और तो मे बी उसका कुछ सामान वगैरह वहाँ रहता है। तो वो एडी से रिक्वेस्ट करता है कि आप उसे इग्नोर कीजिएगा, उससे मतलब उलझिएगा मत आप। लेकिन एडी जैसे ही मार्को को देखता है तो मार्को और एडी के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाता है और एडी जो है वो गुस्से में नाइफ उठा लेता है मार्को को मारने के लिए। लेकिन उस फाइट के दौरान गलती से मार्को से ही एडी को चाकू लग जाता है और उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है उसकी वाइफ के बाहों में बियाट्रिस के। अब ऑलिफियरी वहाँ पर एक क्राउड होता है, आसपास के लोग भी वहाँ खड़े होते हैं जो ये सब कुछ देख रहे होते हैं। उसी क्राउड में ऑलिफियरी वो लॉयर भी खड़ा होता है, वो सब देखता है और उसे बहुत दुख होता है। जब एडी की डेथ हो जाती है तो वो बस यही सोचता है कि एडी जो भी था ही वॉज अ यूनिक पर्सन, उसकी लाइफ में जो भी था ही डिड नॉट सेटल फॉर अ हाफ लाइफ। उसकी इमोशंस को वो समझ नहीं पाता है। सेल्फ डिनायल का एक प्रोसेस जो वो थ्रू आउट उसके कैरेक्टर में हमें देखने को मिलता है। तो भले ही वो प्योर नहीं था कंप्लीटली, बट ही वॉज प्योर टू हिमसेल्फ। जो भी उसकी इमोशंस थे उसके लिए वो प्योर था। तो इस तरीके से इस प्ले का एंड होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द समरी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।